हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन लूपिंग लूप्स इन पाइथन। लास्ट क्लास तक हमने देखा था, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट हम पाइथन के साथ यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन में और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्यों ज़रूरत है हमें लूप्स की, कितने टाइप के लूप्स अवेलेबल हैं पाइथन में। सो अब यदि हम बात करें कि जब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की पढ़ाई करी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझा था, तो किसी भी एक एक्शन को यदि हमें परफॉर्म करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, और वो एक्शन का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर, तब हम इफ या एल्स का यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो सिंगल टाइम होती है। अब हमारे पास कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन कि पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना, राइट। तो हमें यूज करनी पड़ती है लूप का, तब हम यूज करते हैं लूप का। तो देयर में बी अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। मींस किसी पीस ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को, लाइन ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहे, तब हम यूज करते हैं लूप का, राइट। तो पाइथन में दो तरीके के लूप्स अवेलेबल है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर एंड वाइल दो लूप्स पाइथन में हैं। अभी की बात करें कि दो तरीके के लूप क्यों अवेलेबल है। अब क्या होता है कि कई बार जब हमें कोई लूप एग्जीक्यूट करना हो, तो दो सिनारियो हो सकता है कि हमें ये पता है कि पर्टिकुलर रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस कितने बार करना है। फर्स्ट सिनारियो हो सकता है कि कुछ लाइन ऑफ कोड को हम 5 बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर हम किसी सर्टेन कंडीशन के बेसिस पर कि जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तब तक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते रहने चाहिए। तो दो तरीके से हम किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. Means फॉर लूप की यदि हम बात करें, तो फॉर लूप यूज होता है जब हमें पता हो कि हाउ मेनी टाइम्स अ टास्क इज टू बी रिपीटेड। मतलब हम एज्यूम करते हैं हमारे पास 5 लाइन ऑफ कोड है, ये 5 लाइन ऑफ कोड हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट हो। तो जब हमें इटरेशन पता हो कि नंबर ऑफ टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ कोड्स, दैट टाइम वी आर यूजिंग फॉर लूप, राइट। तो जब हमें किसी भी इटरेशन के नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। Okay? तो जितने भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, रेंज फंक्शन, राइट। तो उन सभी के साथ हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स की बात करें कि फॉर लूप का जनरली सिंटेक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा पाइथन में फॉर लूप का सिंटेक्स अलग होता है। लूप एग्जीक्यूट करने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर कीवर्ड के बाद हम यूज करते हैं एक वेरिएबल का नेम, देन एक कीवर्ड इन, और देन आता है यहाँ पे सीक्वेंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। कॉलन, यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट्स विद इन अ ब्लॉक। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इन पाइथन, कि पाइथन में फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर कर देखते हैं कि किस तरीके से फॉर लूप एक्चुअल में यूज होता है। सो मूव करते हैं हम हमारे कोड एडिटर के ऊपर, स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के साथ। फॉर, हमने सिंटेक्स देखा, फॉर के बाद एक वेरिएबल का नेम, इन किसी ना किसी सीक्वेंस के अंदर हम उसे यूज करते हैं, सीक्वेंस, या फिर ये हो सकता है कोई एक इटरेबल। कॉलन, यहाँ पर यूज करे जाते हैं सीक्वेंस, जो भी हम जनरली सिंटेक्स देना चाहते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हो, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स हमारे पास अवेलेबल है।
तो इमेजिन करते हैं फर्स्ट एक प्रोग्राम देखें हम कि हमें 1 to 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो हम कहते हैं फॉर ए इन वेरिएबल, हम मान के चलते हैं 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे। तो यहां पर हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन का और फिर प्रिंट करा देते हैं ए की वैल्यू। बट हाउ मेनी टाइम्स, किस किस रेंज में हमें वैल्यू लेनी है, तो हम कहते हैं कि रेंज स्टार्ट होनी चाहिए 1 से, चलनी चाहिए 10 तक, मतलब 11, क्योंकि पाइथन में चलता है एंड -1। तो जो भी एंड वैल्यू होगी उसके -1 तक, तो 10 तक ये वैल्यू हमें प्रिंट कर कर दे देगा। फाइल को सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट कराते हैं, तो 1 to 10 नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो जाते हैं, राइट। अब यहां पर एक चीज है कि हम बात करते हैं सबसे पहले पाइथन में हमारे पास अवेलेबल है रेंज फंक्शन। तो हम रेंज फंक्शन के बारे में समझते हैं कि रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ओके, रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, स्टार्ट, एंड स्टेप्स। रेंज फंक्शन में यदि बात करें तो मिनिमम आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू होती है 3। मीन्स रेंज फंक्शन के अंदर हम मिनिमम 1 वैल्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास कर सकते हैं, राइट। अब यदि हमने किसी भी रेंज फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करी, मतलब यदि हमने सिर्फ रेंज लिखा 10 कुछ इस तरीके से, तो ये क्या आउटपुट जनरेट करता है या इसका मतलब क्या है, तो इस तरीके से समझे हम, दिस रेंज स्टार्ट्स विथ 0। डिफॉल्ट रेंज कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, एंड विथ 10 - 1। तो 10 क्या दिया हमने यहाँ पे, एंड वैल्यू दी हुई है। हमेशा पाइथन में चलता है एंड -1, मीन्स टिल 9 ये हमें नंबर्स प्रिंट कर देगा। स्टार्ट कहां से होंगे, 0 से। इधर या तो हम दे सकते हैं दो वैल्यूज, हमने कहा 1, 11। इसका मतलब होता है स्टार्ट्स विथ 1 एंड विथ 11 - 1 मीन्स 10 तक। अगर हमने रेंज फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू पास कर दी, ओके, एक पॉइंट समझ लेते हैं हम पहले। डिफॉल्ट स्टेप्स default steps value in range function is 0 or 1। डिफॉल्ट स्टेप्स की वैल्यू क्या होती है रेंज फंक्शन के अंदर, 1 होती है। अगर हमने 2 दिया तो स्टार्ट विथ 1 एंड विथ 10 एंड बाय 10 विथ स्टेप्स 2, मीन्स 1 के बाद 3, 5, 7 एंड 9, राइट। range function returns range iterable object। जब ये रेंज फंक्शन हमें एक रेंज इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइट। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि यदि हमने लिखा a इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया 1 से लेके 11 तक, मतलब 10 तक हमें नंबर प्रिंट करना है। अगर हम a को प्रिंट कराए तो a में वैल्यू आती है एक इटरेबल ऑब्जेक्ट की, वो बताता है कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट और एंड कहाँ तक होगी रेंज 11, राइट। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब रेंज फंक्शन का यूज किया जाएगा किसी ना किसी लूप के साथ। अब लूप के अंदर काम होता है किसी भी इटरेबल को इटरेटर में कन्वर्ट करना, देन उसके एक एक वैल्यू को इटरेट करते जाना। तो 3 चीजें होती है हमारे पास, एक होती है इटरेबल, इटरेटर, और ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है इटरेशन। तो इटरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, देन उससे एक एक वैल्यू को फेच करवाया जाता है, राइट। तो इसको समझते हैं हम, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ओके।
तो रेंज फंक्शन के साथ यदि हम बात करें तो हमने कहा कि फॉर ए इन रेंज ऑफ हमें 2 to 20 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। So this program will generate 2 to 20 नंबर्स प्रिंट कर दे देगा। देख, हम इसको 1 to 20 कर देते हैं तो ये 1 to 20 तक नंबर्स प्रिंट करके हमें दे देगा। एंड इसको थोड़ा सा इजी करता है, 1 to 11 मीन्स 1 to 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए, राइट। अब जनरली यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि रेंज फंक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जा रहा है एक ट्रेबल ऑब्जेक्ट में। तो इसी प्रोग्राम को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक रेंज फंक्शन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया ए ने। अब ए इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इटर फंक्शन। तो ये बन गया एक इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटर ए के नाम से हमने उसे स्टोर करा लिया। हर एक इटरेबल इटरेटर में से हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू को फैच करने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का। तो इटर अंडरस्कोर ए, इस वैल्यू को हम कराते हैं सबसे पहले प्रिंट। ओके, यहां पर हम करा देते हैं एक सेपरेटर प्रिंट ताकि वो अलग अलग नजर आए। सबसे पहले आ गया नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू 1। अगर हम इसे फिर से कॉल करें तो देन उसके बाद आ जाता है 2, 3, 6, 9। तो टिल 9 तक ये नंबर प्रिंट कर दे देगा अभी 1 to 9, राइट। हम एक और बार इसे प्रिंट कराते हैं नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। तो ये प्रिंट कर दे देगा हमें टिल 10 तक की वैल्यूज, राइट। अगर हम फिर से एक और बार नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करें तो क्या होता है, तो ये हमें एक एरर दे देगा। मींस कौन सा एरर, स्टॉप इटरेशन। स्टॉप इटरेशन वाई, बिकॉज इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में 1 to 10 तक की वैल्यू थी, हमने इटरेटर में कन्वर्ट किया तो एक एक वैल्यू आती गई, लास्ट 10 तक की वैल्यू प्रिंट करा दी गई। अब कोई वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या इंडिकेशन मिलता है, स्टॉप इटरेशन। तो जनरली हम ये भी समझ सकते हैं कि फॉर लूप में इंटरनल पार्ट पर कब तक लूप इटरेट होते जाता है, कब तक इटरेशन प्रोसेस चलती है, जब तक कि उसको एक इंडिकेशन ना मिल जाए स्टॉप इटरेशन। जैसे ही स्टॉप इटरेशन मिलता है वो अपने लूप बॉडी के बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप कब काम करता है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। तो आई थिंक जब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि हमने यदि कहा कि हमें 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करने, तो हम लूप लगाते हैं फॉर ए इन रेंज ऑफ 10। तो 10 टाइम्स ये लूप चलेगा और हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर हेलो। तो जनरली हमें यहाँ पर पता है कि हेलो कब तक प्रिंट, अच्छा ऑब्वियसली ये एक एरर दे रहा है तो ये आगे इंटरप्रेट नहीं करेगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये 10 टाइम्स हेलो प्रिंट कर देगा, तो मीन्स हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता है, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने देखा फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। ओके।